देख के बहुत अच्छा लगा कि काफी लोगों को काफी चीजें जो है पसंद है, और मेरा मकसद भी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ये डिस्कस करने के साथ साथ याद रहे चीजें, डिस्कस करने के साथ साथ जो है चीजें याद रहे, काफी लोगों को डिस्कस करने के साथ साथ जो है चीजें याद रहे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट, बिगिन। ओके, तो अब देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्लियर है? तो उससे पहले एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा, देन आई विल कम टू द टॉपिक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। उससे पहले एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, कि एक आया था क्रिप्स मिशन आया था, उसको मैं बता देता हूं, देन आता हूं क्विट इंडिया मूवमेंट पे। ठीक है बेटा, देखो, देखिए, उससे पहले आया था क्रिप्स मिशन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश, ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स। ही केम टू इंडिया विथ ए प्रपोजल दैट इज नोन एज क्रिप्स मिशन। सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे ब्रिटिशर्स, और उन्होंने ही जो प्रस्ताव दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उसको क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। अब क्रिप्स प्रस्ताव में क्या है? फर्स्ट थिंग है कि देखो, क्रिप्स प्रस्ताव में क्या हो रहा है कि इंडिया वांटेड द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर वांटेड द सपोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान एक तरफ से था और ब्रिटिश एक तरफ से था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, इन द मिड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिशर्स की तरफ से सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे भारत को एक प्रपोजल, प्रस्ताव लेके, उसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट क्रिप्स मिशन, इंडिया ब्रिटिशर्स wanted the support of India against the जापान, बट क्रिप्स प्रस्ताव को इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसका टू मेन रीजन था। पहला रीजन ये है कि वी डजंट वांट टू बी द एनिमी कंट्री ऑफ जापान। जापान के साथ हम लोग शत्रु देश नहीं होना चाहते थे। जापान के साथ हम लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और हमेशा से अच्छा रहा है। वी डजंट वांट टू बी द एनिमी कंट्री ऑफ जापान। सेकेंड थिंग, यहां पर उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया विल बी गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंट। किसने देखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन आजाद करेगा? और सेकेंड, अब तक तो बहुत बार ब्रिटिशर्स बोल चुके हैं कि आजाद करेंगे, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे, बट अब तक तो आजादी मिली नहीं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद करोगे, किसने देखा है? इंडियन डजंट हैव ट्रस्ट इन ब्रिटिशर्स। इंडियन को ब्रिटिशर के प्रति भरोसा ही नहीं था। सो फाइनली क्रिप्स मिशन वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड दैट was also ended in failure। महात्मा गांधी तो ये तक कह दिया था कि दिस इज द पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक है, लुभावना सपना है, जो कन्वर्ट होगा या नहीं और कब होगा कोई गारंटी नहीं है। दिस इज द पोस्ट डेटेड चेक, that's why they didn't accepted the Cripps mission, और finally Cripps mission was ended in failure। अब मैं बात करता हूं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट, और अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और ये ऑफिशियली कब लॉन्च हुआ था? देखो, आप देख सकते हो, अगस्त क्रांति है, और ऑफिशियली बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ था, देखिए 9 अगस्त 1942 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। एंड उसके साथ साथ उसका जो स्लोगन था, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो स्लोगन था, क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। एंड द स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट का, डू और डाई, करो या मरो। महात्मा गांधी डिक्लेयर दिस मूवमेंट विल बी द लास्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। ब्रिटिशर के खिलाफ ये अंतिम आंदोलन होगा। ये पिक्चर आप देख सकते हो। एंड कॉजेज ऑफ दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट फेल होने का रीजन क्या था? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस मूवमेंट? पहला तो चीज है
कि फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, मैंने बताया था अभी, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन का मेन मकसद था कि दे वांटेड द सपोर्ट ऑफ इंडिया इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द जापान, बट ये क्या है, फेल हो गया था। गांधी जी ऑल्सो बिलीव दैट इफ द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, जापान वुड नॉट हैव एनफ रीजन टू इन्वेड इंडिया। अगर ब्रिटिशर छोड़ देंगे भारत को तो जापान जो है भारत के ऊपर कब्जा नहीं करेगा। इंडियन पॉपुलेशन हैड डाउट अबाउट द ब्रिटिश एबिलिटी टू डिफेंड द इंडिया अगेंस्ट द एक्सिस पावर। तो इंडियन पॉपुलेशन हैड डाउट अबाउट द ब्रिटिश पावर एबिलिटी टू डिफेंड इंडिया। तो एक्सिस पावर के खिलाफ जो है ब्रिटिशर जो है मदद नहीं कर सकता। एंड वर्क टाइम डिफिकल्टी सच एज हाई प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, देन फोस्टर रेसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से दैट ऑल्सो इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई था। एंड द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन टू गारंटी एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट इंडियन प्रॉब्लम। तो ये सब जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का कारण था। और एक सबसे बड़ा कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सच बताऊं, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, नो डाउट, बट उस टाइम पे इंडियन ब्रिटिश सोल्जर जो थे उसमें ज्यादातर बेटा इंडियंस थे। ब्रिटिश सोल्जर में ज्यादातर इंडियंस थे। और नो डाउट इंडिया ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट ब्रिटिश सोल्जर में ज्यादातर इंडियन होने की वजह से इंडियन लोग ज्यादा मारे जाते। जहां पर भी मरने का चांस होता था ना, वो इंडियन आर्मी को भेजते थे। जहां पर क्रेडिट लेने वाली बात आती थी वो खुद चले जाते थे। तो यहां पर चीजें क्या हुआ, इंडियन बहुत ज्यादा मरने लगे थे, डेथ होने लगी थी इंडियन आर्मी में। तो सबके सब ने त्याग पत्र दे दी, रेजिग्नेशन दे दी, सब ने जो है त्याग पत्र। तो सभी इंडियन आर्मी रेजिग्नेशन जब दे दिया था, महात्मा गांधी बड़े पैमाने पर उस मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन डिक्लेयर कर। देखिए ये थोड़ा सा महात्मा गांधी अब जो है थोड़ा सा एग्रेशन आ गया था उनमें भी। उसको इसलिए जो है भारत छोड़ो मतलब डू और डाई, करो या मरो, मतलब दिस महात्मा गांधी डिक्लेयर दिस मूवमेंट विल बी द लास्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। बहुत हो गया अब जो है ये लास्ट मूवमेंट। और उसके साथ साथ क्या हुआ था देखो, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सरकारी नौकरी करने वाले, डू नॉट रिजाइन बट डिक्लेयर योर एलिगेशंस टू द कांग्रेस। अगर रिजिग्नेशन देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट रिजाइन नहीं भी करते हो तो कांग्रेस का साथ साथ दो। सोल्जर डिड नॉट रिजाइन बट डिड डोंट फायर ऑन पेट्रोटिक। रिजाइन भले ही मत करो बट जो है इंडियन को सपोर्ट करना है। स्टूडेंट इफ कॉन्फिडेंट लीव द स्टडीज, जरूरत पड़े तो पढ़ाई छोड़ दो। पीजेंट इफ जमींदार और एंटी गवर्नमेंट पे रेंट, इफ नॉट देन डोंट। अगर सरकार के खिलाफ है तो उसको रेंट दो, अदरवाइज मत दो। प्रिंसली स्टेट सपोर्टेड द रूलर ओनली इफ द एंटी गवर्नमेंट। रूरल को तभी सपोर्ट करो जब अगर सरकार के विरोध काम कर रहा है। और गांधी जी गेव द मंत्र डू और डाई, करो या मरो। ये जो चीजें हैं पूरे माहौल को बदला दिए थे। और देखो डिमांड क्या था कि इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब बहुत हो गया ब्रिटिश रूल, इमीडिएट हमें एंड चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। Declaration of the commitment of the free India to defend itself against all kind of imperialism and pressure। हमें किसी भी प्रकार का जो है कॉलोनियल चीजें नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज ही चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया। तो ये सब चीजें जो है हमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट एक चीज में बताऊं तो पूर्ण स्वराज चाहिए, किसी भी हाल में ब्रिटिशर का समर्थन हमें नहीं चाहिए। देन देखो चीजें क्या हुई थी, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट में। दिस मूवमेंट एक्चुअली स्टार्टेड इन 8 अगस्त, बट 9 अगस्त को जो मेन लीडर है ना गांधी, नेहरू, पटेल को अरेस्ट कर। हालांकि दिस यहाँ पे जो लीडर थे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राम मोहन लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, अरुणा अशरफ अली थे, उषा शर्मा थे, बिजू पटनायक थे, सुचित्रा कृपालिनी थे। तो ये सब जो है प्रोमिनेंट लीडर थे। बट 9 अगस्त को जो तीनों फेमस लीडर गांधी, नेहरू, पटेल को अरेस्ट कर दिया गया था। देखो 9 अगस्त all the top leaders of the Congress was arrested and taken to unknown destination। कहां पर, मतलब जेल में रख दिया गया। और कहा जाता, माना जाता है कि जेल में ऐसा जगह नहीं बचा था लोगों को रखने के लिए। और जितने भी क्राउड थे सबके ऊपर पुलिस ने फायरिंग किया था। और फायरिंग की वजह से क्या हुआ था कि फायरिंग की वजह से 10,000 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था। टीयर गैसेस छोड़े गए, अंधाधुंध फायरिंग हुआ था जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था। एंड उसके बाद जो है कि सम इंपोर्टेंट लीडर्स लाइक देखो राम मोहन लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा अशरफ अली, उषा शर्मा, बिजू पटनायक,
चोतुभाई पटनायक एंड सुचित्रा कृपलानी, जब गांधी नेहरू पटेल को अरेस्ट कर दिया गया था, ये सब लीडर ने उसको जो है कैरी फॉरवर्ड किए थे। एंड उषा शर्मा, तो उसके साथ साथ तो ये जो चीजें है वो, तो यहां पर जो है मेन लीडर को अरेस्ट कर दिया गया था। 10,000 से ज्यादा लोगों को जो है फायरिंग कर दिए गए थे। जरूरत से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। एंड दिस वाज द थिंग दैट क्विट इंडिया मूवमेंट जो है अब जो है एंड हो गया। दैट वाज द रीजन। बट अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा महिलाएं, सबसे ज्यादा पीजेंट, सबसे ज्यादा बच्चे और सबसे ज्यादा आर्मी कौन सा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, तो होगा वो क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ध्यान रखने वाली चीजें यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किए थे, यूथ, वुमेन, वर्कर्स, पीजेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मुस्लिम टू सर्टेन एक्सटेंट, बट कम्युनल चेजेस ड्यूरिंग द, कुछ मुस्लिम पार्टिसिपेट किए थे। बट ध्यान रखने वाली चीज है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट। ध्यान रखना कि कुछ मुस्लिम पार्टिसिपेट तो जरूर किए थे, बट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड मेनी लीडर्स फ्रॉम द कांग्रेस इटसेल्फ सच एज सिराज गोपालचारी, अब्दुल कलाम आजाद, ये सब जो है वर अपोज दिस मूवमेंट। ठीक है। तो ये जो था टोटली भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में था। तो तो मेन लीडर 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था। गांधी, नेहरू, पटेल जो मेन लीडर्स को 9 अगस्त को ही अरेस्ट कर दिया गया था, जिसको क्विट इंडिया डे भी मनाया जाता है। एंड दिस वाज द रीजन दैट दिस वाज द एंड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसके बाद जो है एंड हो गया था। उसके बाद देखो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था बेटा, हम लोगों का जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है पूरे देश के लिए तबाही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो अलग अलग कंट्रीज में बट गया था। एक तरफ जर्मनी, इटली एंड जापान, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ये सब एक तरफ थे। दूसरी तरफ से ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया, ये सब एक तरफ से। तो पूरे एंटायर वर्ल्ड को दिक्कत हुई थी, बट भारत के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम किया था। बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। इंडिया को जो है आजादी मिली थी। एंड मैं एक चीज बता देता हूं, यू कैन टेक माई मोबाइल नंबर ऑल्सो, कि आप लोग अगर, मैंने क्रैक आईएएस या क्रैक यूपीएससी अन अकेडमी के नाम पे बनाया है, आप लोग चाहते हो तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर भी लिख सकते हो 8527007432। दिस इज ऑल्सो माई नंबर। क्रैक आईएएस या फिर क्रैक यूपीएससी अन अकेडमी के नाम पे है। तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, जैसे कि कोई सवाल पुट अप कर रहा है बार बार कि पीडीएफ कैसे करें, पीडीएफ कैसे करें, पीडीएफ कैसे करें, मेरा टेलीग्राम ऐप में भी कर सकते हो, जीएस बाय ब्योमकेश मेहर, वहां पर भी पीडीएफ डालता हूँ। और सारा पीडीएफ जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का मैं डाल दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है बेटा, ये मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 8527007432। यू कैन कंटेक्ट इन दैट नंबर एंड यू विल गेट द बेनिफिट। ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था देखो कि, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहे थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो सारी चीजें, सारे देश को जो है दिक्कत हो रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहा था, बट भारत को आजादी मिला। क्योंकि द रीजन वाज दैट कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से कमजोर हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसका संपत्ति चले गए थे और काफी लोग जो है मारे गए थे। तो एक तरफ से एहसास होने लगा था कि भारत को जो है आजादी मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। क्योंकि सच बताऊं तो ब्रिटिशर इतना कमजोर हो गया था कि भारत में आके रूल करने की हैसियत नहीं था। सच बताऊं तो उसको ही जर्मन ने पूरी तरह से, मतलब अपने घर में वो मारे मारे फिर रहा था, जर्मन से डर रहा था, दूसरे हमारे आके यहाँ पर चौड़ा हो रहा था। तो ब्रिटिशर का कंडीशन बहुत ही पैथेटिक था। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो चीजें क्या है देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो चीजें हुई थी, तो तब तो एहसास होने लगा था कि अब जो है भारत को आजाद मिलने वाला है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्लान दी थी। तो उस प्लान के बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखो प्लान को कैसे याद रखा जाए मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहले तो आया था बेटा सीआर प्लान। ठीक है। सबसे पहले जो आया था सी आर प्लान, दैट इज इन द ईयर 1944 में। उसके बाद आया था वेबल प्लान
दैट इज 1945। उसके बाद आया था सिमला कॉन्फ्रेंस, दैट इज ऑल्सो 1945। उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन प्लान, ये आया था 1946। उसके बाद आया था माउंट बेटन प्लान, ये आया था बेटा 1947। तो इतने सारे प्लान आए थे, ठीक है। तो भारत एक तरफ से एहसास होने लगा था कि भारत को आजाद मिलने वाला है, तो ये जो है अलग अलग राष्ट्र जो है अलग अलग तरकीब, अलग अलग प्लान दे रहे थे कि भारत को इस तरह से डिवाइड किया जाए। पहले मैं बता देता हूं सीआर प्लान है क्या, व्हाट डू मीन बाय द सीआर। सी राजगोपालचारी प्लान, चक्रवर्ती राजगोपालचारी प्लान है क्या। चक्रवर्ती राजगोपालचारी प्लान के हिसाब से उन्होंने कहा था कि देखो, भारत का एक्चुअली दो हिस्सा में झगड़ा चल रहा था। पहला हिस्सा क्या है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, जो कि आज के डेट में दैट इज नोन एज पाकिस्तान, और ईस्टर्न बंगाल आज के डेट में बांग्लादेश है। वहां पे ज्यादातर जो है मुस्लिम्स थे, तो उनको सेपरेट कंट्री चाहिए था। तो यहां पर कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत को दो हिस्सा में बांट देना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे भारत को सिंगल हिस्सा में कर देना चाहिए, सिंगल राष्ट्र होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे दो राष्ट्र होना चाहिए। तो जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो आज के डेट में पाकिस्तान है, वेस्ट बंगाल प्रोविंसेस आज के डेट में बांग्लादेश है, दे वांट अ सेपरेट कंट्री, दे वांट सेपरेट कंट्री फॉर देमसेल्फ। और वेयर इंडिया को क्या चाहिए था कि आईएनसी क्या चाहता था, सिंगल नेशन, मुस्लिम लीग क्या चाहता था, दो नेशन। तो उन्होंने कहा, सीआर प्लान ने कहा कि उस एरिया में इलेक्शन करवा दो, प्लेबिसाइड करवा दो, वो लोग जैसे चाहते हैं वैसे करवा दो। इफ दे वांट टू नेशन, गिव देम टू नेशन, इफ दे वांट सिंगल नेशन, गिव देम वन नेशन। हम कौन होते हैं प्लान करने वाले, वहां के लोगों को डिसाइड करने दो, वो जैसे चाहते हैं वैसे करवा दो। क्लियर है, दैट इज नोन एज सीआर प्लान। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सीआर प्लान को पूरी तरह से अपोज किया था। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। वहां पर जरूर बेशक आप इलेक्शन करवाइए, बट वहां पर केवल एंड केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, उस पर वहां पर जो है आईएनसी वोट नहीं दे सकता। आईएनसी का अधिकार नहीं है वोट देना, केवल जो है मुस्लिम लीग ही वोट दे सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। ये क्या था, ये था बेटा हम लोगों का सीआर प्लान के हिसाब से था। तो सीआर प्लान को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना का प्लान को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। फाइनली सीआर प्लान जो है फेल हो गया था। अब देखो वेबल प्लान क्या है। वेबल जो है, देखो देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को वेबल प्लान के बारे में, कि आप देख सकते हो कि लॉर्ड वेबल बिकम द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड वेबल जो है, लॉर्ड वेबल जो है वाइस रॉय बने थे इन 1943, सक्सीडिंग लॉर्ड लिंगलिथो। तो लॉर्ड वेबल नया नया वाइस रॉय बने थे, तो नया नया जो है जोश था। और जो आईएनसी आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में जो चल रहा था, मुस्लिम लीग क्या था, दो नेशन, आईएनसी क्या था, सिंगल नेशन। तो दोनों के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक का मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो टक्कर चल रहा था कि मुस्लिम लीग चाहते थे दो राष्ट्र, आईएनसी चाहते थे सिंगल राष्ट्र, उसको वेबल ने कहा कि चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग शांत रहो, मैं सॉल्व करता हूं। और उस प्लान को कहा गया है वेबल प्लान। आप देख सकते हो इन जून 1945 he announced, Lord Wavell announced the proposal to break the constitutional deadlock in India, and the deadlock was because the Congress wanted a united India, whereas Muslim League wanted partition. मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था, टू राष्ट्र चाहिए था, दो नेशन थ्योरी पे बिलीव करते थे। आईएनसी क्या चाहता था, सिंगल नेशन थ्योरी पे बिलीव करते थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को सॉर्ट आउट करने की बात लॉर्ड वेबल कर रहे थे, उसको क्या कहा जाता है, वेबल प्लान कहा जाता है। दिस इज नोन एज वेबल प्लान। तो उसको करने के लिए क्या, देखो व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द वेबल प्लान, देख लो आप। If all the Indians of the political party would agree to help the British war effort, then British government will introduce the constitutional reform. अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे इंडियंस, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग को आजादी देंगे, कंप्लीटली आजाद कर देंगे। उसके साथ साथ उसने क्या कहा, द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल नंबर ऑफ इट्स मेंबर विल बी इंक्रीज्ड। जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका मेंबर को बढ़ा दिए जाएंगे, और बढ़ाने के बाद इंडियन को ज्यादा से ज्यादा शामिल करेंगे उसमें। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, इन द काउंसिल देयर वुड बी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई कास्ट हिंदू एंड मुस्लिम्स। मतलब जो हाई कास्ट हिंदू है और मुस्लिम है उनके बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, दोनों का लीडर जो है बराबर होंगे, हाई कास्ट हिंदू और मुस्लिम के बीच में। उसके साथ साथ और एक बात भी कही थी, जो अदर माइनॉरिटीज लाइक कौन है, लो कास्ट हिंदू है, शूद्रज हैं, सिख हैं, वुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल। काउंसिल में देखो हाई कास्ट हिंदू एंड मुस्लिम का तो अलग से रहेगा रिप्रेजेंटेटिव, दोनों का बराबर होगा।
उसके साथ साथ जो लो कास्ट हिंदू हैं, शूद्रज हैं, सिख हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होंगे काउंसिल में। उसके साथ देखो ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल एक्सेप्ट द वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियन। तो दो पद को छोड़ के, एक है वाइसरॉय का पद, एक है कमांडर इन चीफ का पद को छोड़ के बाकी कौन होगा, सारे के सारे जो है इंडियंस होंगे, उसने कहा था वेबल के हिसाब से। उसके साथ साथ देखो आप, उन्होंने कहा था कि इंडिया वुड बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द फॉरेन अफेयर इन द काउंसिल। इंडियन को जो है फॉरेन अफेयर के काउंसिल के मेंबर बना दिए जाएंगे। ब्रिटिशर वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड मैटर, मतलब ब्रिटिशर केवल जो है केवल ट्रेड मैटर पे डील करेगा, ट्रेड मैटर पे, बट फॉरेन काउंसिल, फॉरेन अफेयर्स में कौन डील करेगा, इंडियन डील करेंगे। और एक चीज उसने कहा था कि द डिफेंस डिफेंस का जो है, डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन टू द ब्रिटिश हैंड अंटिल द पावर वाज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड। तो जब तक भारत को आजाद नहीं कर दिया जाता है, डिफेंस पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेगा। तो ये क्या था, ये था वेबल प्लान के अंदर। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को सॉर्ट आउट करने की बात की गई थी। हिंदू मुस्लिम, हिंदू आईएनसी चाहता था सिंगल राष्ट्र, मुस्लिम लीग चाहता था दो राष्ट्र, उसको सॉल्व करने की बात की गई थी। उन्होंने ये कहा, साइलेंट फीचर में ये है कि उन्होंने कहा था कि हमें सपोर्ट करिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोगों को आजाद कर देंगे। उसके साथ साथ उसने कहा कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नंबर शीट जो है बढ़ा दिए जाएंगे। उसके साथ उसने कहा हायर कास्ट हिंदू